राज्यसभा में लगातार हंगामा और बदतमीजी कर रहे संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। अब वे सदन के अंदर नहीं आ पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी इसी तरह के आचरण के चलते उन्हें सदन से निलंबित किया जा चुका है। तब माफी मांगे जाने के बाद उनकी वापसी हुई थी और इससे सबक लेने के बजाय इस बार फिर वे बार बार सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे। जब सदन की कार्यवाही चल रही थी और सांसद सवाल पूछ रहे थे, इस दौरान संजय सिंह चेयरमैन की कुर्सी के सामने आकर जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। वो आसन की तरफ हाथ किए हुए थे। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ लगातार संजय सिंह को अपनी जगह पर जाने के लिए कह रहे थे। जब संजय सिंह अपनी सीट पर नहीं गए तो सभापति ने कहा कि आई टेक द नेम ऑफ संजय सिंह। उन्होंने कहा कि संजय सिंह का मैं नाम लेता हूं। इस दौरान सभापति सदन के नेता पीयूष गोयल की तरफ देखने लगे। गोयल ने कहा कि संजय सिंह की इस तरह की हरकत सही नहीं है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। गोयल ने कहा कि मैं सभापति से आग्रह करता हूं कि वो संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार संजय सिंह के सस्पेंशन के लिए प्रस्ताव लाती है कि उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए। इस प्रस्ताव के बाद सभापति ने कहा कि संजय सिंह के आसन के खिलाफ लगातार नियमों का उल्लंघन करने के कारण मानसून सत्र के बाकी बची अवधि के लिए सस्पेंड किया जाता है। क्या सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है? सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोर से हाँ कहा और सभापति ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संजय सिंह को जैसे ही पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का फैसला सुनाया गया, आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में आ गए और वे आसन के फैसले का विरोध कर रहे थे। संजय सिंह के निलंबन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी लीगल टीम इस मामले को देखेगी। संजय सिंह को निलंबित करने के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता राज्यसभा में सभापति से मिल रहे हैं। राज्यसभा सभापति ने 1 बजे सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। मणिपुर में 2 महीने से जारी हिंसा पर विपक्ष लगातार पीएम मोदी से बयान देने की मांग कर रहा है। साथ ही विपक्ष सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा की भी मांग कर रहा है। इसी के चलते दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा जारी है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले पर जहां कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों को साथ लेकर मणिपुर मामले में एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, बीजेपी भी लगातार राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध का मामला उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी एकता का जो सिलसिला बिहार से शुरू हुआ, उसी बिहार में विपक्षी एकता की गाड़ी फंस रही है। वजह सीटों का बंटवारा है। नीतीश कुमार ने तो त्याग करने की सलाह दूसरी पार्टियों को दी, लेकिन अब वे खुद कितना त्याग करने जा रहे हैं, बात यहीं आकर अटक जा रही है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में कांग्रेस ने 10 सीटों की मांग कर दी। फिलहाल बिहार में कांग्रेस के पास 1 सीट है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी के पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। एनडीए के साथ रहते नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 16 सीटें जीती थीं। अब वह 16 सीटों से कम पर चुनाव तो नहीं लड़ना चाहेगी। लालू यादव को 20 सीटें चाहिए। बिहार की 40 सीटों में से सीपीआई, सीपीएम और माले को भी सीटें चाहिए। इस हिसाब से तो मामला फंस गया है और रास्ता त्याग से निकलेगा। नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए कितनी कुर्बानी देंगे और गठबंधन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस कितना त्याग करेगी, इसकी परीक्षा बिहार में ही होगी। विपक्षी गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बड़े दल क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा का कितना ध्यान रखते हैं। बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस को अपना दिल बड़ा रखना होगा। विपक्षी एकता के सपने को पूरा करने के लिए इन राज्यों में कांग्रेस को अपनी सियासी इच्छाओं का दमन करना होगा, तब कहीं जाकर बात बनेगी। कांग्रेस में फैसला करने की गति काफी कम है। हर मामला सोनिया गांधी के पास से मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचता है और फिर वहां से राहुल गांधी तक, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस का परफॉर्मेंस शून्य रहा। कांग्रेस को महज किशनगंज सीट पर सफलता मिल पाई। नीतीश कुमार एनडीए में थे, इसलिए सम्मानजनक सीटों पर जीत हासिल हो गई। 2014 को याद कीजिए, एनडीए से अलग हटकर जेडीयू में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में जेडीयू ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और जेडीयू को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। ऐसे में 1 सीट पाने वाली कांग्रेस अभी से 10 सीटों की मांग कर रही है। जानकार ये मानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कतई 10 सीट नहीं देंगे। कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर लड़ी थी और 373 पर बीजेपी उसकी सीधी टक्कर में थी। वहीं बीजेपी ने 2019 का चुनाव 435 सीटों पर लड़ा था, जबकि बाकी सीटों पर उसके गठबंधन सहयोगियों ने चुनाव लड़ा था।
नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने के बावजूद कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 52 सीटें जीतने में सफल रही। 4 साल बाद 2023 में कांग्रेस लोकसभा चुनावों में लगातार 2 बड़ी हार झेलने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आई। इन 26 दलों में कुछ ऐसे दल शामिल है जो राज्यों में मजबूत स्थिति में हैं। वैसे में यदि कांग्रेस नेतृत्व करने का सोचती है तो उसे क्षेत्रीय दलों के लिए बलिदान करना होगा। कांग्रेस की बात शायद ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सुनेंगे। अंत में इतना विवाद होगा कि नीतीश और लालू को भी इससे किनारा करना पड़ेगा। बिहार और कर्नाटक में दोनों विपक्षी बैठकों का हिस्सा रहे एक पार्टी नेता ने कहा कि 26 विपक्षी दलों को एक साथ लाना लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, जिस पर हमला हो रहा है। कांग्रेस का मानना है कि यही विचार सभी दलों को साथ जोड़कर रखेगा। कांग्रेस नेता ये भूल जाते हैं कि बिहार जैसे राज्य में आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी भी हैं जो पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। बिहार में चिराग पासवान जैसा दलित चेहरा एनडीए के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार के विज्ञापन का शाही खर्च देखकर सुप्रीम कोर्ट का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने केजरीवाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को जमकर डांट पिलाई। विज्ञापन का खर्च देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में था। सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान विज्ञापन में 1073 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। ये खुलासा दिल्ली सरकार के उस हलफनामे में हुआ जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। हलफनामे को देखकर जस्टिस बिफर गए। उन्होंने सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को सीधी चेतावनी दिला। असल में मामला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी RRTS का था, जिसके लिए केजरीवाल फंड ये कहकर नहीं दे रहे थे कि हमारे तो पैसे हैं ही नहीं जी। तभी कोर्ट ने विज्ञापन पर हुए खर्च का ब्यौरा तलब किया था। अब कोर्ट से केजरीवाल सरकार को 2 महीने के अंदर RRTS के लिए 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो निश्चित तौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया जा सकता है। दिल्ली में RRTS के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा से सड़क मार्ग के संपर्क का आसान हो जाता है। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड्स मुहैया नहीं कराए। पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार के वकील ने 2 जजेस की बेंच को बताया कि धन की कमी है और वित्तीय मदद करने में असमर्थता व्यक्त की गई थी। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने आप सरकार को निर्देश दिया था कि वो 2 हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराएं। पीठ ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने कॉमन प्रोजेक्ट के लिए कोष देने में असमर्थता जताई है। चूंकि इस परियोजना में धन की कमी एक बाधा है, इसलिए हम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहते हैं, जिसमें विज्ञापन के लिए खर्च किए गए धन का ब्यौरा दिया जाए। क्योंकि ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, इसमें पिछले वित्तीय वर्षों का ब्यौरा दिया जाए। अब यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तो डबल बेंच बिफर गई। जस्टिस संजय किशन कौल ने एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को धमकाते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे जारी नहीं किए गए तो हम आपके विज्ञापन का बजट सीज करने का आदेश भी जारी कर सकते हैं। सिंघवी ने बेंच को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने से पीछे नहीं हट रही, लेकिन इसे किश्तों में बांट दिया जाए। बेंच का कहना था कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा वैसे भी किश्तों में ही देना है। सिंघवी ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके आदेश के मुताबिक सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसे मुहैया करा रही है, इसके लिए बजट का प्रावधान हम कर रहे हैं। सरकार की बात को मानते हुए कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि बकाया रकम का भुगतान भी किया जाए। RRTS प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीरता से ले रही है। पिछली सुनवाई पर उसने साफ कहा था कि पर्यावरण के मामले में वो समझौता नहीं करने जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना लिया, लेकिन इसके कांग्रेस के बजाय दूसरी विपक्षी पार्टियों को इससे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। वजह ये कि छोटी पार्टियां अपना जनाधार और वोट प्रतिशत सुधारने के लिए मैदान में उतरती हैं, लेकिन अगर विपक्षी अलायंस सफल हुआ तो छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों को ये नुकसान झेलना पड़ेगा और इसके साथ ही पार्टी को बड़ा करने के इरादों पर पानी फिर सकता है। TMC और NCP इसी तरह से चुनाव लड़कर नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। हालांकि अब ये दर्जा उनके पास बरकरार नहीं है और इसकी आगे भी कोई उम्मीद नहीं होगी कि वे फिर से ऐसा कर सकें, क्योंकि गठबंधन के नियम के हिसाब से वे अपनी मर्जी से जहां तहां उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे।
कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं लोकसभा की 3/4 से ज्यादा सीट पर स्थिति लगभग साफ है। गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में तय है। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन पार्टियां राज्यवार आकलन करने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने गठबंधन को लेकर कांग्रेस गंभीर है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। इन 5 राज्यों में 161 सीटें हैं। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसके बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा सहित दक्षिणी राज्यों में गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस का दावा बनता है। असम और गोवा में तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी है, पर इन दोनों राज्यों में गठबंधन पश्चिम बंगाल पर निर्भर करेगा। इसी तरह गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी दिल्ली और पंजाब से तय होगी। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक कांग्रेस पहले उन राज्यों में सीटवार चर्चा करेगी जहां घटक दल पहले से गठबंधन में हैं। उनके मुताबिक देश के 31 राज्यों की करीब 400 सीट पर चर्चा करने के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी। इन चारों राज्यों में लोकसभा की 147 सीटें हैं। सूत्रों का कहना है कि पटना और बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी के सकारात्मक रुख से गठबंधन की उम्मीद बढ़ी है और वाम दलों की वजह से कुछ मुश्किल जरूर है। दिल्ली और पंजाब में प्रदेश कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद कोई अंतिम फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए वे खुले दिल के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेगी, पर इसके लिए दूसरे घटक दलों को भी कांग्रेस की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की ये सियासत रही है कि किसी भी दंगे फसाद की घटना को वो पहले दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर मामला हाईकोर्ट में पहुंच जाए तो फिर वहां पेंच फंसाने की कोशिश करती हैं। और जब हाईकोर्ट का फैसला राज्य सरकार के खिलाफ हुआ तो वे तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर मामले को रफा दफा कराने की कोशिश करती हैं। ऐसा ही बंगाल में हुआ रामनवमी की हिंसा के मामले में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच एनआईए को सौंपने का आदेश दिया था। उसके बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हाईकोर्ट के आदेश को रुकवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया और हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच को एनआईए को ट्रांसफर करने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं हुआ था और ये निर्देश राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर राजनीति से प्रेरित जनहित याचिका पर पारित किया गया। उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को रामनवमी उत्सव के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिवपुर और हुगली के रिसड़ा में हिंसा की घटनाओं के एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट का यह आदेश शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका और 2 स्थानों पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग करने वाली 3 अन्य याचिकाओं पर पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर सभी प्राथमिकी दस्तावेज, जब्त सामग्री और सीसीटीवी फुटेज एनआईए को सौंप दिए जाएं। अप्रैल को हुई घटनाओं के लिए प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। पीठ ने पूछा कि 6 प्राथमिकी हैं, क्या वे सभी एक ही घटना से संबंधित हैं? आखिरकार हमें आरोपों के मूल की पड़ताल करनी है। पीठ ने 19 मई को जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एचसी के आदेश के बाद आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनावी मैदान में पीएम मोदी को मात देने के लिए विपक्षी गठबंधन के बनते ही सियासत तेज हो गई। सभाओं और रैलियों के साथ ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने युगांग के शासक रहे ईदी अमीन वाला का एक पोस्टर जारी कर दिया है। इसमें ईदी अमीन की जगह ममता बनर्जी की तस्वीर लगी हुई है। साथ में कैप्शन दिया गया है, दीदी अमीन। असल में ईदी अमीन की क्रूरता की कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है।
माना जा रहा है कि ईदी अमीन के शासनकाल में करीब 3 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। बंगाल में भी सत्ता का खेल हिंसा और हत्या के सहारे ही खेला जाता है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्टर जारी किया। ये पोस्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर पर बना हुआ है। इस पोस्टर में फिल्म के लीड एक्टर सिलियन मर्फी वाले गेटअप में एडिट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। उनके अलावा स्मृति ईरानी, अमित शाह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा का नाम लिखा हुआ है। पोस्टर में बैकग्राउंड में बम फूटते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही इसका कैप्शन मर्डनहाइमर दिया गया है। टैगलाइन के रूप में लिखा है, मणिपुर को तबाह करने के पीछे यही व्यक्ति है। इस पर पलटवार करने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और ट्रस्ट अनिर्बन गांगुली ने देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें ममता बनर्जी को युगांडा के क्रूर तानाशाह ईदी अमीन के गेटअप में दिखाया गया है। इसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मंत्री पार्थ चटर्जी, शौकत मोल्ला और अराबुल इस्लाम का नाम है। इस पोस्टर में ममता बनर्जी को उसी सेना वाले गेटअप में दिखाया गया है। 1971 से 1979 तक युगांडा का शासक रहा ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि उसके शासनकाल में मरने वालों की संख्या 3 लाख के आसपास थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस वक्त पूरी पंजाब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को विपक्ष गठबंधन में शामिल किए जाने से नाराज है, ठीक उसी वक्त नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल प्रेम जाग उठा। एक तरफ प्रताप सिंह बाजवा अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उसी वक्त नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बयान देने लगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की यह सियासी फितरत पुरानी है और इनकी ही वजह से पंजाब में कांग्रेस का भट्टा बैठा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और उपराज्यपाल निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी कठपुतली नहीं बना सकते। राज्यपाल और उपराज्यपाल से इस देश की लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एलजी किसी चुनी हुई सरकार को हिदायत नहीं दे सकता। उपराज्यपाल चुने हुए नुमाइंदों को गुलाम नहीं बना सकता और अपनी नॉमिनेटेड फोर्स नहीं थोप सकता। अगर ये सरकार रही तो राहुल गांधी के पीछे चलते हुए हर कोई कह रहा है कि ये देश नहीं रहेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसके अलावा राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखी। इसमें राघव चड्ढा ने कहा कि यह अध्यादेश चुनी हुई सरकार से उसका संवैधानिक अधिकार छीनता है। ये नाजायज, अनुचित और अस्वीकार्य है। राघव चड्ढा ने इस अध्यादेश के असंवैधानिक होने को लेकर 3 कारण भी बताए, जिसमें उन्होंने पहला कारण बताया केंद्र का अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है। साथ ही दूसरा ये कि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 339A की धज्जियां उड़ाता है। उन्होंने तीसरा कारण बताया कि इस अध्यादेश को लेकर एक केस सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। इस मामले को संविधान पीठ को विचार के लिए सौंपा गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसने 20 जुलाई 2023 के अपने आदेश के जरिए इस सवाल को संविधान पीठ को भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।